वेलकम टू S19 एजुकेटर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं संदीप कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ 9th क्लास की जो सीरीज चल रही है। तो आज हमारा सीरीज़ का 9th क्लास साइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। द नेम ऑफ चैप्टर इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आई रिपीट, चैप्टर नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। पीछे हमने पूरे 6 वीडियो में 2 चैप्टर को कवर किया है, जिसमें चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 है। हमने चैप्टर नंबर 3 और 4 इसलिए नहीं किया क्योंकि वो चैप्टर नंबर 3 और 4 जो है वो सेकंड टर्म के सिलेबस में आता है। तो हम पहले फर्स्ट टर्म के सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। जो अभी पहली बार देख रहे हैं तो वो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज का हम ये चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। we know very well about the fundamental मतलब we can say as a basic, यानी द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो 2 टर्म्स जो हमारी 7th 8th क्लास में थी उनको हम रिवाइज कर ले। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दिस यूनिवर्स आर मेड ऑफ सेल। आपको पता, आपने पढ़ा था जब 7th क्लास में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी सेल से मिलके बने होते हैं। किससे बने होते हैं? सेल से। तो एक इफेक्ट हो गया हमारा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दिस यूनिवर्स मेड अप ऑफ सेल्स। सेकंड, जब हमने 7th क्लास में वो सेल्स चैप्टर देखा होगा अपने 7th 8th में, तो उसमें क्या था कि सेल तो था, एक सिंगल सेल था और मल्टीपल सेल्स था, है ना। तो सेम वही हम उसी के आगे एक्सटेंडेड फॉर्म में पढ़ने वाले हैं आज। तो दे आइदर एग्जिस्ट एज ए सिंगल सेल और एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सेल्स। यानी कि ये 2 हो सकते हैं, या तो ये सिंगल सेल्स हो सकते हैं या फिर मल्टीपल सेल से मिलके बने होते हैं। तो कुछ सेल के बारे में डिस्कवरी हुई थी, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। डिस्कवरीज अबाउट सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले रॉबर्ट हुक एक ऐसे व्यक्ति थे 1665 में। तो उन्होंने नोटिस किया, ऑब्जर्व किया, सेल का स्ट्रक्चर सिस्टम डिफाइंड नहीं था, हमें पता नहीं था। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में नोटिस किया द प्रेजेंस ऑफ सेल इन द कॉर्क्स लाइक, जो मधुमक्खी का छत्ता था, कॉर्क स्लाइस था, उसको देखा कि उसमें होल बने हुए हैं। तो लाइक उसने भी इसी तरीके से इसका नाम दिया कि जो सेल का जो स्ट्रक्चर है वो इसी कॉर्क की तरह ही है। तो सबसे पहले सेल के बारे में जो बात करने वाले व्यक्ति थे, वैज्ञानिक थे, वो आपके रॉबर्ट हुक थे। कब किया उन्होंने? 1665 में। ओके। अब इनके बाद लेवन हुक नाम के एक अगले साइंटिस्ट है जो 1674 में, ठीक 9 साल बाद, फाउंड द प्रेजेंस ऑफ लिविंग सेल इन पाउंड वाटर। लेवन हुक ने 1674 में ठीक 9 साल बाद इन्होंने बताया कि जो तालाब का जो पानी होता है उसके अंदर भी लिविंग सेल होते हैं। ओके। फिर उसके बाद हमारे एक और वैज्ञानिक आए, रॉबर्ट ब्राउन। कंफ्यूज ना हो, रॉबर्ट हुक सबसे पहले थे 1665 में, जिसने सेल का स्ट्रक्चर दिया था कॉर्क स्लाइस की तरह। और पेपर में क्वेश्चन आता है, हु डिस्कवर्ड सेल? सेल की खोज किसने की? या व्हेन डिस्कवर्ड सेल, ठीक है, या सेल इज डिस्कवर्ड बाय, ऐसे करके क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउन की बात कर रहे थे। रॉबर्ट ब्राउन 1831 रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के न्यूक्लियस के बारे में बताया, उसकी पहचान बताई कि हाँ ये न्यूक्लियस इसके सेल के अंदर है। ओके। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में इन डिस्कवरी के बारे में पूछा जा सकता है। हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ सेल पूछ सकते हैं ऐसे। रॉबर्ट ब्राउन। कब किया गया था? 1831 में। पुरकिंज 1839 इन्वेंटेड द टर्म प्रोटोप्लाज्म विच इज लिक्विड प्रेजेंट इन सेल। इन्होंने बोला, पुरकिंजे जो है 1839 में, ठीक इनके 8 साल बाद, उन्होंने बोला कि जो सेल के अंदर न्यूक्लियस है या सेल है, तो सेल के अंदर एक लिक्विड पाया जाता है, एक लिक्विड होता है सेल के अंदर। उस लिक्विड को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। स्लाइडन एंड स्वान 1838 1839, नाम है स्लाइडन एंड स्वान, 1838 1839, presented
द सेल थ्योरी दैट ऑल ऑर्गेनिज्म आर एक्चुअली मेड अप ऑफ सेल। अब स्लाइडेंसवर्थ ने एक स्टेटमेंट दी और बोला कि सेल थ्योरी जो है, यानी कि ये सेल थ्योरी जो है वो एक्चुअली जो है वो मेड अप ऑफ सेल से बनी है। जो सेल थ्योरी दी गई उसमें इन्होंने बताया कि ये जो सेल थ्योरी जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो एक्चुअली किससे मिलके बने होते हैं, सेल से। तो सबसे पहले आपकी सेल थ्योरी जिसने दी उस पर्सन का नाम था स्लाइडेंसवर्थ। ये दो हैं। अगर आपको इसको सिंपल लैंग्वेज में याद रखना है कि भूल जाओ इसका नाम क्या है, तो कुत्ता फिसल गया। क्योंकि देखो स्लाइडर मैंने फिसलना, स्वान मैंने संस्कृत में कुत्ते को बोला जाता है। तो इस तरीके से आप उसको नाम रखने के लिए न्यूमोनिक्स कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ये बताने के बाद मेरा मतलब कोई वो इरादा नहीं है कि मैं किसी साइंटिस्ट की आलोचना कर रहा हूँ, बस ये जनरल टर्म में आपको सिर्फ याद करने के लिए ये आपको तरीका दिया है, ठीक है। फ़नी तरीका है, इसका किसी की आलोचना करने का कोई इससे ताल्लुकात नहीं है। आपके अगले आए साइंटिस्ट वर्चो। वर्चो 1885 में सजेस्टेड दैट ऑल सेल कम फ्रॉम सेल्स दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन नेचर। इनका जितने भी सेल्स हैं वो भी सेल से ही आए हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट या हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। वर्चो ने ये स्टेटमेंट दी। तो किसने क्या क्या डिस्कवरी दी है ये आपने देख ही लिया, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। सबसे पहले सेल थ्योरी, अभी हमने बताया था ना सेल थ्योरी किसने दी है, बताओ। सेल थ्योरी किसने दी थी, स्लाइडेंसवर्थ ने, ठीक है। चलो सेल थ्योरी की बात करते हैं। सेल थ्योरी में अ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल थ्योरी की बात करते हैं। सेल अ सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। देखो फर्स्ट लाइन जो थ्योरी एक्सप्लेन करती है, दैट इज अ सेल इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी आपके जो जीवित प्राणी होते हैं उन सभी का संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई होती है उसे हम सेल बोलते हैं। सेल इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकेंड, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलके बने हुए होते हैं, ओके। थर्ड स्टेटमेंट है सेल थ्योरी के लिए, सेल आर फाउंड सेल आर फॉर्म्ड सेल आर फॉर्म्ड नॉट फाउंड, फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो सेल जो है वो भी पहले से जो एग्जिस्ट कर रहे हैं सेल उनसे ही मिलके बना हुआ है। तीन बातें इंपॉर्टेंट है सेल थ्योरी की। वंस अगेन आई रिपीट, फर्स्ट थ्योरी ये कहती है कि सेल जो है इट इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकंड कहता है कि ऑल लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। थर्ड कहता है सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ओके। अभी हम सेल की बात कर रहे थे कि कुछ सेल्स जो होते हैं हमारे पास दो तरह के होते हैं, या तो एक सिंगल सेल से बने होते हैं या फिर मल्टीपल सेल से बने होते हैं। तो उन्हीं के बारे में बात करते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी जाता है, डिफ्रेंशिएट भी करने के लिए आ जाता है। क्वेश्चन ऐसे आता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, या फिर कह सकते हैं गिव द एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ ही जाता है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिसेलुलर, द ऑर्गेनिज्म डेट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल सच एज अमीबा। यूनिसेलुलर वो सेलुलर सेल्स होते हैं जिनके अंदर सिर्फ सिंगल सेल पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से अमीबा, ओके। वैसे तो और भी होते हैं, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ओके। इसके अलावा फिर मल्टी सेलुलर जो होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, the organism which contain various cell that perform different function in the organism such as plant, fungi and animals। मल्टी सेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें अलग अलग सेल्स होते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे प्लांट, फंगी और एनिमल्स, इन ये जितने भी हैं इन सभी के अंदर, ओके। सिंपली कह सकते हैं यूनिसेलुलर में एक ही सेल होता है जो कि सारे फंक्शन करने होते हैं, पर मल्टी सेलुलर में बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनके अपने अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं। आगे आते हैं हम, हाउ कैन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट फ्रॉम अ सिंगल सेल।
हम कैसे 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 करते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो हमेशा सिंगल सेल से बनते हैं। मल्टी ऑर्गेनिज्म वो सिंगल से ही बनते हैं। अ सेल हैज़ कैपेबिलिटी, सेल के अंदर अपनी कैपेबिलिटी होती है टू डिवाइड इटसेल्फ इनटू सेल ऑफ इट्स ओन टाइप। मतलब सेल्स की अपनी खुद की कैपेबिलिटी होती है जो खुद को अपने जैसे शेप या अपने जैसे टाइप का डिवाइड करने की। देयर फॉर मोर सेल कैन जनरेट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सेल, इसीलिए कह सकते हैं कि वो अपने एग्जिस्टिंग सेल से और भी सेल्स को जनरेट कर सकते हैं। शेप ऑफ सेल, अब आते हैं शेप ऑफ सेल की बात करते हैं। तो अभी हम बात करते हैं शेप ऑफ सेल क्यों आएगा, क्योंकि अभी पीछे हमने बात करी कि एक सिंगल सेल होते हैं और मल्टी सेल्स होते हैं। सिंगल सेल में एक ही सेल है जिसका सारा फंक्शन होता है, बट मल्टी सेलुलर में डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं, उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं ना। तो नाउ वी कैन कंसिडर द शेप ऑफ सेल। द शेप ऑफ सेल may vary depending upon the type of function they perform in an organism. Thus, once again I repeat, the shape of cell may be vary depending upon the type of function they perform in an organism. क्योंकि देखो सेल जो होते हैं वो हर शेप्स में होते हैं, ये वेरी करते रहते हैं, डिपेंड करते हैं इनके फंक्शन के ऊपर कि इनका फंक्शन कैसा होगा, उसी के हिसाब से इनका स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है शेप ऑफ सेल के अंदर, सेल आर कैपेबल, सेल जो है आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग देयर शेप। सेल जो है अपने आप के अंदर वो इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने शेप्स को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाइट ब्लड सेल्स एंड अमीबा कैन चेंज देयर शेप। आपको पता है वाइट ब्लड सेल्स है और अमीबा जो है अपनी शेप्स को चेंज कर सकता है। अब एग्जाम में यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी हो सकता है किसी पूछा जाएगा कि क्या एक कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन आएगा कि सेल्स आर कैपेबल टू चेंज देयर शेप और नो, यस या नो, तो बताना पड़ेगा यस या नो। दूसरा एग्जांपल पूछ सकते हैं कि ऐसे कौन से सेल्स हैं जो अपनी शेप्स को चेंज कर सकते हैं, तो WBC वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, दूसरा होता है अमीबा। ओके। अब हेयर इज अ सेल हैव डिफरेंट शेप एंड साइज, तो यहाँ डिफरेंट शेप एंड साइज है, आप देख सकते हो। जैसे कि पहला आपके सामने रेड ब्लड सेल्स का शेप ऐसा होता है, मसल सेल्स ऐसा होता है, लीफ पोर गार्ड सेल ऐसा होता है, नर्व सेल का स्ट्रक्चर, डाइटम का, पैरामीशियम का, तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के सेल्स हैं और उनके साइज हैं। ओके, आगे हम चलते हैं। हाउ कैन सेल परफॉर्म, हाउ कैन सेल्स परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन ऑफ इन ऑर्गेनिज्म। जो सेल जो है अपने अलग अलग फंक्शन किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, कैसे करते हैं, तो देखो अब इसकी बात करते हैं। तो सेल आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग मल्टीपल फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। जो सेल जो होते हैं, आपको पता है सेल जो होते हैं कैपेबल होते हैं अपनी मल्टीपल फंक्शंस के लिए, आपको पता है ना, क्योंकि सेल के अंदर अगर मल्टीपल सेल्स है तो उनके बहुत सारे फंक्शंस होंगे। A cell contains specific component which is called organelles, और हर सेल्स के अंदर एक स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं, स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं, उसको हम ऑर्गेनल्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ऑर्गेनल्स। ईच ऑर्गेनल इन द सेल कैन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, और जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं प्रत्येक अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सच एज मेकिंग न्यू सेल और क्लियरिंग द वेस्टेज ऑफ सेल, जिनका काम होता है नए सेलों को, नए सेल्स क्रिएट करना और क्लीनिंग द वेस्ट ऑफ सेल, और जो भी वेस्ट होता है सेल से वो उसको क्लीन करना। Thus the organelle allow to cell to perform several kind of activity in organism। तो एक एक्टिविटी अगर है तो उसके अंदर बहुत सारे परफॉर्मेंस होते हैं, उनके जो क्या क्या काम वो करते हैं। ओके, तो अब हम आगे बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। सेल का स्ट्रक्चर या संरचना कैसी होती है, तो स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट ऑफ सेल। सेल के आपके यहाँ देख सकते हैं दोनों डायग्राम आपके सामने हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप डायग्राम बना लेना। एनसीईआरटी में वैसे इसको बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में भी दिया हुआ है ना, तो आप ऐसे भी बना सकते हो। और इसके सारे कंपोनेंट के नाम आपको याद होने चाहिए, और इन कंपोनेंट से 3 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। वो इस चैप्टर को मैं बीच बीच में एक्सप्लेन करूँगा तो बता देता हूँ कहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में पहले हम एक काम कर लेते हैं कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है, कौन कौन सी चीज़ें एब्सेंट है।
ओके, तो इस स्ट्रक्चर से आप इसको ध्यान से देखिए कि इसमें थोड़ा सा टाइम लेंगे ताकि आपको ये एक्सप्लेन ईजिली हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन। तो देखो एनिमल सेल में ऊपर की तरफ ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन को बोलते हैं आउटर सेल होता है। ये क्या होता है? ये आउटर मेम्ब्रेन होता है, आउटर सेल्स होते हैं, ठीक है। तो सेल एनिमल सेल के अंदर अब बोलोगे सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। प्लांट सेल में देखो कहीं सेल मेम्ब्रेन नजर आ रहा है? यस, देखो इधर है। तो सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में बात करते हैं तो न्यूक्लियस होता है। यस, प्लांट सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। यस, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस भी होता है प्लांट सेल में। इसके अलावा देखो माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में चेक करो, प्लांट सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया है। वोकल्स है इसके अंदर, तो प्लांट सेल में भी वोकल्स है। आपका लाइसोसोम है, तो आप प्लांट सेल में देखो लाइसोसोम है, प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं है। तो आप लिखोगे लाइसोसोम एब्सेंट इन प्लांट सेल, प्रेजेंट इन एनिमल सेल। साइटोप्लाज्म है, तो एनिमल सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है और प्लांट सेल के अंदर भी साइटोप्लाज्म है। गोल्गी अपार्टस, इस एनिमल सेल में गोल्गी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, जबकि इसके अंदर गोल्गी अपार्टस होता है। सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होता है, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफरेंस कर सकते हैं। आगे हम डिफरेंस इनके बीच में वैसे भी कर सकते हैं। तो आप ये स्ट्रक्चर्स के सारे पार्ट्स के नाम लिख सकते हैं, ठीक है। इनका क्या क्या फंक्शन है आगे हम बताएंगे। अब देखो सेल की अगर हम बात करते हैं तो सेल के अंदर सबसे पहले तीन चीज़ें देखी जाती है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट तीन। फर्स्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड न्यूक्लियस, थर्ड साइटोप्लाज्म। वंस अगेन आई रिपीट, सेल कंटेन थ्री फीचर्स, तीन फीचर्स होते हैं इनके अंदर। तो पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियस, तीसरा साइटोप्लाज्म। अब आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं। तो इट इज़ जस्ट लाइक एन इनलेव। आपने लिफाफा देखा है? लिफाफे का जो कवर होता है चारों तरफ का ऊपर का, दैट इज ये सेल्स के अंदर का वो बिल्कुल उसका होल सेल का कवर है ऊपर का, ठीक है। देयर फोर आ सेल गेट स्प्रेड फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बिकॉज इट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो सेल है ना अपने आप को सेपरेट कर पा रहा है जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, वो किसकी वजह से कर पा रहा है? सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से, ओके। ये इनलेव जैसा होता है स्ट्रक्चर कवर, ठीक है इसका। देयरफॉर अ सेल गेट सेपरेटेड फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बिकॉज इट हैज़ ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज़ द कैपेबिलिटी टू डिसाइड विच मटेरियल शुड एंटर और लीव द सेल एंड विच शुड नॉट। That is why it is called a selectively permeable membrane। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज सेलेक्टिवली permeable membrane, क्या होता है? ये क्वेश्चन आता है आपके 2 मार्क्स में, 2 से 3 मार्क्स में क्वेश्चन कंफर्म आएगा, आएगा ही आएगा, ये आता ही है। तो इसका डेफिनेशन क्या है, मतलब ये काम क्या करता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज़ ए कैपेबिलिटी, इनकी कैपेबिलिटी होती है टू डिसाइड विच मटेरियल शुड एंटर और लीव। मतलब एक तरीके से ये सिक्योरिटी होती है, ये सिक्योरिटी वाला होता है। फॉर एग्जांपल एक अगर एक अपार्टमेंट के अंदर जाना है तो सबसे पहले हमें क्या सिक्योरिटी से चेक इन चेकआउट करा के जाना पड़ेगा। तो सेम ये है कि उनकी परमिशन से ना तो हम निकल सकते बाहर, ना ही हम एंटर कर सकते हैं। तो सेम ये सिक्योरिटी की तरह काम करता है ये सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कैपेबिलिटी होती है टू डिसाइड द मटेरियल शुड एंटर और लीव ऑफ द सेल विच इज शुड नॉट। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ सेलेक्टिवली permeable membrane, ओके। तो इसीलिए इसको सेलेक्टिवली permeable membrane कहा जाता है। अब आता है द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू इट। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उनके अनुसार द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्राइजेज इन 3 कंपोनेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम अभी पीछे पढ़ रहे थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ना है, न्यूक्लियस पढ़ना है आपका, है ना। देखो यहाँ पे देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो अभी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही पढ़ रहे हैं। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का है। ये क्या कह रहा है? द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्सप्लेन करता है स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। अकॉर्डिंग टू मॉडल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्राइजेज इन 3 कंपोनेंट। इसके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट लिपिड, सेकंड प्रोटीन, थर्ड कार्बोहाइड्रेट्स। 3 होते हैं। क्या क्या होते हैं? लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। क्या है ये? 3 कंपोनेंट है किस चीज़ के? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। कौन इसको बता रहा है? द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल
स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सप्लेन कर रहा है इस बात को, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं दे आर टू टाइप ऑफ लिपिड। अभी लिपिड की बात कर रहे हैं, लिपिड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट था, उसमें से हम लिपिड की बात कर रहे हैं। तो दे आर टू टाइप ऑफ लिपिड। लिपिड्स का मतलब फैट्स इन ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहला आता है फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड क्या है? इट इज़ अ लिपिड मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल। किससे बना होता है ये? ग्लिसरॉल से। टू फैटी एसिड और फास्फोड, यानी कि फॉस्फोलिपिड्स के अंदर जो बनने के लिए क्या क्या चाहिए? ग्लिसरॉल चाहिए, टू फैटी एसिड चाहिए और फॉस्फेट चाहिए। इट क्रिएट ए सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन। ये सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन क्रिएट करता है विच अलाउ फ्लो टू ओनली सर्टेन मटेरियल इनसाइड आउटसाइड। और कुछ लिमिटेड या निश्चित ही मटेरियल जो है सेल के अंदर आना और जाने की परमिशन देता है ये, ठीक है। सेकेंड आता है कोलेस्ट्रॉल। इट इज़ अ लिपिड, ये भी एक लिपिड है यानी फैट है, विच प्रोवाइड फ्लूडिटी, जो कि फ्लूडिटी प्रोवाइड करता है टू सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस को फ्लूडिटी प्रोवाइड करता है ये, ओके। द प्रोटीन एक्ट एज रिसेप्टर। प्रोटीन का काम क्या होता है? एज एक्ट रिसेप्टर। रिसेप्टर पता है ना, रिसीव करने वाला ऑफ द सेल एंड हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। प्रोटीन का काम होता है कि रिसेप्ट करना, सेल के अंदर जो भी चीज़ें आ रही है उसको रिसेप्ट करना और साथ में हेल्प करना ट्रांसपोर्टेशन में, कि सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में चीज़ें को भेजना। द कार्बोहाइड्रेट। अब आता है प्रोटीन के बाद अब कार्बोहाइड्रेट का क्या काम होता है? तो कार्बोहाइड्रेट अटैच देन सेल्फ, carbohydrate attach themselves with the lipid and protein and are found in extracellular साइड ऑफ मेम्ब्रेन। ये कहाँ पर पाया जाता है भाई? लिपिड के साथ साथ प्रोटीन और ये जो कार्बोहाइड्रेट तीनों अटैच होते हैं आपस में और इनका एक्स्ट्रा सेलुलर होता है ये मेम्ब्रेन का, वहाँ पे ये इस तरीके से होते हैं। तो आप चलो इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखिए आप। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आपने उसमें देखा था ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखा देते हैं, उसका ये स्ट्रक्चर है। देखो आपने ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर की कवर मेम्ब्रेन तो अंदर का है, इसके ऊपर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी अगर हम बिल्कुल मैग्नीफाइंग करके देखते हैं तो इसके अंदर देखो इस तरीके से होता है। आप इसके पार्ट देख सकते हो। ग्लाइकोप्रोटीन होता है, प्रोटीन विद कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है इसके साथ इसमें, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड होता है, लिपिड विद कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है इधर। पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है ये वाला, और इंट्रिगल मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये सब। और साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स होते हैं ये जो आपके थ्रेड टाइप के दिख रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल ये वाले ये येलो येलो की तरह है। प्रोटीन चैनल इस तरीके से होता है स्ट्रक्चर प्रोटीन का। और फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ये होता है आपके साइड में, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स हो गया। एक्चुअली क्या है, ये चैप्टर है काफ़ी बड़ा, तो इसको मुझे कई पार्ट में स्प्लिट करना पड़ेगा। अभी भी 22 मिनट्स के अराउंड हो गई है, तो अगर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको किसी तरह की कोई डाउट होता है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता, तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का पॉजिटिवली रिप्लाई दूंगा। और साथ में अगर आप ये नोट्स चाहते हैं तो ये आप मेरा M13 M13 एजुकेटर blogspot.com के नाम से एक मेरा ये आपका ब्लॉग का पेज है, उस पर आप जाएंगे और उस पे जाने के बाद आप उस सर्च करेंगे तो सर्च बार में आप जाके चैप्टर का नाम डालेंगे तो आपको ये नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप पीछे बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और कुछ डिस्कस करेंगे उसमें 10th क्लास के, तो 10th क्लास के बच्चों के लिए एक मेरा चैनल है वर्ल्ड ऑफ साइंस, उसमें आपको मैंने पूरे 18 के 18 चैप्टर का क्रैश कोर्स डाला हुआ है, तो आप उसमें से देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछें और हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमें अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगी और हम आपके लिए और अच्छे तरीके से करेंगे। अगर किसी तरह का कोई चेंज हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। तो थैंक यू सो मच, स्टे अस एंड बी हैप्पी, हैव ए गुड डे, बाय बाय।